मार्शल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सालिसी पर हम देख रहे हैं कि अब बिल्कुल खामोशी है। सालिसी की कोशिशें उस तरह से हम नहीं देख रहे जैसे पहले फ्रंट फुट पर हम देख रहे थे। अभी क्या आप समझते हैं बैकडोर राब्ते जारी हैं? मेरे ख्याल में नबीला साहिबा बैकडोर राब्ते जारी हैं और गो के कतर ने मेरे ख्याल शायद हाथ ऊपर कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है और खासतौर पे फील्ड मार्शल जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोनों पार्टीज जो हैं वो एक एक कदम पीछे लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ही वो वाहिद कंट्री है जो इन दोनों पार्टीज को टेबल पर लेकर आ सकता है। और जिस तरह मेरे दोनों साथियों ने फरमाया कि एमओयू ही वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज जो है कि किस तरह का पीस डील कर सकती हैं जिसमें दोनों जो है ना अपने आप को विक्टर महसूस करें। और खासतौर पे ईरान को ईरान जो है वो बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर सकता है अगर वो एमओयू के तहत एक पीस डील करे। अगर हम एक नए मुआहदे की तरफ गए तो फिर ये जो इनिशियल वर्क जो पिछले 3 साढ़े 3 महीने में हुआ है ये सारा जाया हो जाएगा और बहुत मुश्किल है कि किसी एक नए मुआहदे के ऊपर दोनों पार्टीज को अरेंज करना पड़े जब दोनों साइड्स जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हुई हुई। बिल्कुल। और फील्ड मार्शल के रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कि फील्ड मार्शल ने पहले राउंड में बहुत ही मौसर किरदार अदा किया, दुनिया मुतरफ रही, दोनों साइड पे उनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे, चाहे वो ईरान की बात की जाए या अमेरिका की बात की जाए। अभी भी वो टर्की में मौजूद हैं, तो फील्ड मार्शल के किरदार को अभी कैसे देख रहे हैं? क्या अभी भी वो उतना ही इम्पैक्टफुल उनका किरदार रहेगा मुज़ाकरात में दोबारा से इस मुआहदे पर दोनों फरीकैन को लाने में? आप मेरे से मार्शल साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी जी सर, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। जी नबीला साहबा, मेरा ख्याल है कि ना अल्टीमेटली पाकिस्तान ही होगा और फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर ही होंगे जो इन दोनों को एक टेबल के ऊपर बिठाएंगे। जहां तक जो आगे बढ़ने का मामला है, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा हम इस चीज का एहसास रखते हैं कि अगर ये जंग फैली तो ना सिर्फ इलाका बल्कि खासतौर पे मुस्लिम इत्तेहाद को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान पिछले कई दहाइयों से और खासतौर पे पिछले 1 साल से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो मुसलमानों के अंदर जो डिवाइड है, ये जो या तो सेक्टेरियन लाइंस पे या एथनिक लाइंस पे, वो किसी तरीके से ब्रिज हो सके और मुसलमान दोबारा इकट्ठे हो जाएं। जरूरी नहीं कि दोस्ती हो जाए, जरूरी नहीं कि कोई पीस यानी कि आपस में कोई मुआहदा कर ले, लेकिन अगर एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने पहले एक प्रपोजल दिया था कि एक नॉन एग्रेशन पैक्ट उनमें और ईरान में हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि दिस विल बी द बेस्ट थिंग टू हैपन टू द मुस्लिम वर्ल्ड। दूसरी बात यह है नबीला साहिबा कि हम सबको ये एहसास अब हो चुका है कि इस इलाके में इजराइल के बहुत डिफरेंट प्लान्स हैं। वो हरगिज मुसलमान किसी भी मुसलमान कंट्री के साथ, बेशक वो गल्फ की हो या साउथ एशिया की हो या एट लार्ज पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में हो, वो किसी के साथ दोस्ती या अच्छे ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। वो सिर्फ अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं। और अगर आप पिछले 3-4 महीनों में भी देखें नबीला साहिबा, तो आप देखेंगे कि इजराइल ने गाजा के अंदर जमीन के ऊपर कब्जा किया, उन्होंने लेबनान में जमीन के ऊपर कब्जा किया और उन्होंने सीरिया में जमीन के ऊपर कब्जा किया। सो मेरा ख्याल ये जो खामोशी हम इजराइल की तरफ से देख रहे हैं, जब आपने अपने पिछले सेगमेंट में आपने ये सवाल पूछा था, तो हम ये खामोशी देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि ये जो सारा शोर शराबा है उसको अमेरिका हैंडल कर रहे हैं और पीछे से खामोशी के साथ इजराइल जो है वो अपने वो सारे मकासद हासिल कर रहे हैं जिसकी वजह से इस इलाके के अंदर ये डिस्टेबलाइजेशन और ये जंग क्रिएट की गई थी। बिल्कुल। फैज़ रहमान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब पहली जंग शुरू हुई, पहले जब जंग का आगाज़ ईरान के ख़िलाफ़ किया गया अमेरिका की जानिब से, उस वक्त और जब अब दोबारा से जारियत शुरू हुई, हमलों का आगाज़ हुआ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी का ग्राफ आप किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन की डेट फाइनल हो चुकी है 3 नवंबर, और उस दौरान ये सारी सूरत हाल मशरक़ वस्ता में जिस तरह से जो अमेरिका की जानिब से टैक्स किए जा रहे हैं और उसके बाद ट्रंप को उनकी अपनी क़यादत के अंदर भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पब्लिक की जानिब से भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, तो क्या ट्रंप इस नुकसान को अफोर्ड कर सकते हैं मिड टर्म इलेक्शंस में?
देखिए नबीला, जो उनकी अनपॉपुलैरिटी, जो गैर मकबूलियत थी सर्वेस की हद तक, वो तो जंग शुरू होने पहले से पहले भी इतनी थी, तकरीबन मिड 30s, और अब भी थोड़ा सा एक 2-4 पॉइंट्स के फ़र्क से उतनी ही है। लेकिन अगर आप सर्वेज़ अगर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ सवालों पे करेंगे तो शायद आपको ये ज़रूर नज़र आएगा कि जंग, इसमें कोई शक नहीं है कि गैर मकबूल है अमेरिका में। 70% अमरीकी अवाम, बल्कि मैं तो समझता हूँ उससे ज़्यादा इसको अच्छा नहीं समझते, और ये चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द ख़त्म हो। लेकिन देखिए, अब जो हालात इस वक़्त हुए हैं वो, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वो अपने आप को ज़्यादा पुरएतमाद देखते हैं। अब उन्होंने जो काम किया, देखिए पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाकायदा जो ईरान पर अभी जो थोड़ी देर पहले हमले हुए, डे लाइट में हमले किए गए। हालाँकि इससे पहले ये एक बहुत ही कम ऐसा वाक़या हुआ है कि दिन की रोशनी में हमले किए जाएँ। तो ये भी दिखाना था कि हम दिन की रोशनी में भी हमारे जहाज़ और हमारे मिसाइल्स वहाँ जा सकते हैं, और आपका डिफेंस जो है कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक पूरा मैसेज वहाँ पर गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप देखिए, इन्होंने ईरान को, अगेन मैं ट्रम्प की जो स्ट्रैटेजीज़ और उसकी बात कर रहा हूँ, और आपने जो एमओयू की बात की थी, तो मैं एक जुमला यही कहना चाहता हूँ कि वाज़ेह तौर पर इस वक़्त ईरान के लिए तो बेस्ट यही है कि अगर सिफारतकारी होती है तो एमओयू ही, एक इस्लामाबाद एमओयू ही ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक बुनियाद बन सकता है बातचीत का। अब देखना ये है कि क्या ट्रम्प दोबारा उस एमओयू पर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं? मेरा अपना ख्याल ये है कि वो शायद अब उस मौजूदा सूरत में जो एमओयू है हमारे पास, ट्रम्प को वो मंज़ूर नहीं होगा, वो नए सिरे से नेगोशिएट करना चाहेंगे, क्योंकि उस वक़्त ये समझते हैं वो, अगेन वाशिंगटन का पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, कि अब उनके हाथ ज़्यादा मज़बूत हो चुके हैं। उसकी एक और वजह भी बहुत अहम है नबीला, देखिए अब इन्होंने ईरान को सिफ़ारती तौर पर भी उसके रीजन में बहुत ज़्यादा आइसोलेट करने की कोशिश की है, और कर दिया है। इराक के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ आए थे। अब देखिए, इराक ट्रेडिशनली सद्दाम हुसैन के बाद से बहुत क्लोज़ अलाय रहा है ईरान का। लेकिन अब बिल्कुल। वहाँ भी मामला उलट गया है। अब वो ज़्यादा जो है अमरीकी अहदाफ और अमरीकी जो एक सोच है, उसके ज़्यादा करीब है। उनको अनप्रेसिडेंटेड उनको रिसेप्शन दिया गया। ऐसा उनके साथ ऐसा लंच किया गया जो कि स्केड्यूल में नहीं था, लेकिन बाकायदा लंच में दोनों ने बैठ के बात की। अच्छा, दूसरी तरफ जो बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने अहमद अल-शरा यानी सीरिया के प्रेज़िडेंट को ये कहा है कि आप जाकर वहाँ पर हिज़्बुल्लाह से निपटें, और इज़राइल से ये कहा है कि आप सीरिया के जो इलाके आपके पास हैं, वहाँ से निकलें, और सीरिया को और सीरिया की अफ़वाज को हिज़्बुल्लाह से निमटने का मौका दें। अच्छा, फिर आपने देखा कि हूतियों के लिए बाकायदा जब हमला हुआ, जब सऊदी ने हमला किया जवाबी, या जो उस पूरे जो मामले के दौरान, तो वो एक्चुअली ट्रम्प ने कॉल की थी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, उसके बाद वो फिर मामला जो है आपने देखा कि ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है। तो कई फ्रंट से इस वक़्त ट्रम्प साहब ये समझते हैं कि वो एक बेहतर पोज़ीशन में हैं, और अब गोल ये नहीं है कि वहाँ न्यूक्लियर वेपन को क्या किया जाए या उस रेजीम को हटाया जाए। अब इस वक़्त गोल ये है कि ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो आबनाए हुर्मुज़ पर जो हक़ हाकिमियत का जो दावा है, पूरी यानी इंटरनेशनल वाटर्स में भी और ओमान की तरफ का जो वाटर्स हैं उस पर भी, वो उस काबिल ना रहें कि उसको वो एक्सरसाइज़ करें उस अपने उस हक़ ठीक। को। तो इस तरफ आप सिचुएशन जो है वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव से एक बेहतर तौर पर जाती नज़र आ रही है।